है, मतलब इस तरह के पॉइंट्स नहीं दे रखे थे दोनों केसेस में, जैसे एपीजे आप अब्दुल कलाम नोट्स का तो और डॉक्टर नोट्स भी तो मनमोहन यूज सिंह का। कर रहे हो ना, किसका नोट्स पढ़े हो आप एथिक्स में? एथिक्स में सर एक तो मैंने वो जो पीडब्ल्यू से लिए थे उनके नोट्स पढ़े थे, और एक सर जो अभी धर्मेंद्र सर के जो आपसे वो दिन दिया था तो वो भी पढ़ा है। वो तो अब मैंने पढ़े जब आप कहा कि इसमें काफी गलतियां, तो फिर मैंने ये देखा और दिख ही रहा था। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, देखो कैसे फॉर्मेट रखना है, क्या करना है, ठीक है। इथिक्स का देखो जी एक चीज़ सर। याद रखना कि स्टैंडर्ड होता है, अगर वो पकड़ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मार्क्स आते हैं इथिक्स में, ये चीज़ याद रखना। हिंदी मीडियम के लिए इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान के जी चलो, सर। पहला ये है मूल्यों व नैतिकता से आप क्या समझते हैं। तो एक चीज़ तो जैसे जी गलती सर। तुमने क्या की, एक ही में ही इनको कंबाइन कर दिया, ये गलती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है मतलब, जी सर। ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, जी वैल्यू सर। जो है मूल्य है उसको डिफाइन करना अच्छे से, ठीक है। और इसमें ट्राई करना कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद कर लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे अगर आप इसका रवि जी सिया की कॉपी देखोगे ना, तो उसने लिखा है जैसे भाई इसके अकॉर्डिंग, कोई ऑथर है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ का डेफिनेशन है, समझ में आया। तो अगर ऐसे ही याद कर लो स्टैंडर्ड जी सर। डेफिनेशन, एक एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो एक जी सर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है, 2 या 3 लाइन में। जी उसके बाद में जी आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है। इथिक्स में याद रख लेना कि बिना एग्जाम्पल आगे बढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। जैसे मेरे 86 नंबर आए जी थे, है सर। ना। तो मैं जो मुझे लगता है कि मेरे जो कमी जी रहे सर। नंबर, लगभग लगभग अभी भी मेरे पास 20-30 नंबर बढ़ने का ऑप्शन है। तो उसमें जो सबसे पहली जो कमी है जो मुझे लगती है, जी सर। एक तो ये है कि एग्जाम्पल नहीं दे पाना। मतलब मैंने दिए एग्जाम्पल पर नॉर्मल, तो उसमें थोड़ा अच्छे से काम कर लेना। जैसे आज मैंने मेंस वाले ग्रुप में भेजा भी है, आज एक पीडीएफ देखना है इंग्लिश में, जी परंतु सर। ऐसा मतलब होने चाहिए आपके पास। तो वैल्यू को आप हाँ डिफाइन सर, वो करोगे। अभी देखी मैंने। हाँ, तो वो ऐसे आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू आप डिफाइन करो, उसके बाद में एग्जाम्पल देने हैं, उससे क्लियर हो जाए कि मूल्य क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जी सर। बताना है नैतिकता, ये नैतिकता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में इसको जी भी आप सर। डिफाइन करोगे और इसका भी एक एग्जाम्पल दोगे। एक तो ये तरीका हो गया। जी सर। दूसरा आप ये कर सकते हो कि मूल्य आपने डिफाइन कर दिया, नैतिकता आपने डिफाइन कर दी, फिर एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिया जो वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नैतिकता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब ऐसे भी करके आप अलग अलग एग्जाम्पल भी दे सकते हो, या एक चाहो तो एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें भाई ऐसे बता दे, जैसे जी सर। बड़ों के पैर छूना वे वैल्यू है, पर वहीं जो प्रशासनिक नैतिकता जी होती है वो जैसे कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो बस ऐसे करके एक एग्जाम्पल के जी में सर। उसमें कंबाइन कर सकते हो। तो ये तो पहला काम हो गया, ठीक। जी सर। अब दूसरा इसमें जैसे व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना भी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमेशा एक चीज़ जी याद सर। रख लेना, आपको इसमें एग्जाम्पल पुट अप करके रखना है कि जैसे पहला ही मान के चलो आप इसमें देखो, जैसे मान के चलो जिसने, अब जैसे मान लो कोई ये है इंजीनियर है, उसको अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है, जी उसकी कैपेबिलिटी है अच्छी जी खासी, सर। परंतु अगर वो नैतिक नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, साइबर फ्रॉड करेगा, ठीक है। जैसे इसमें आप जी एग्जाम्पल सर। ले सकते हो, जो लादेन का एग्जाम्पल था, इंजीनियर था, ठीक है, पर उसने यूज़ क्या किया हाँ अपना, जी सर। वो WTA जो सेंटर था उसको आए, उस सेंटर को उड़ाने में हाँ किया, जी। ठीक है। तो ऐसे जी करके आपको सर। एग्जाम्पल देना है यार, इसमें याद रखना 3 एग्जाम्पल जाएंगे। एक पहला एग्जाम्पल जाएगा कि व्यावसायिक सक्षमता है उसके पास, परंतु उसके पास नैतिकता नहीं है। परंतु एक एग्जाम्पल आप दोगे जो नैतिक भी है, जैसे मान के चलो कोई है बुजुर्ग आदमी, या मान के चलो कोई एक व्यक्ति है अनपढ़ है, पर वो बहुत नैतिक है, परंतु क्या उसकी नैतिकता कोई काम आएगी? नहीं, कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना, फिर आप थर्ड एग्जाम्पल दोगे, इसमें आ जाएगा जैसे मान के चलो APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो वो देखो अपना उनके जो इंजीनियरिंग जो नॉलेज था, उसने साथ में वैल्यू सिस्टम भी था, तो उसने देश के लिए बहुत अच्छा किया। तो फिर आप ये एग्जाम्पल जी के थ्रू सर। रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज़ याद रखना। तब ज़्यादा ये तरीका नहीं, मतलब ये चीज़ याद रखना, क्लियर करना है। तो आप उस तरीके से क्लियर तो सर, करोगे तो बोलो। मतलब सर जैसे इंट्रो में मूल्य और नैतिकता डिफाइन करके एग्जाम्पल लिखने के हाँ। बाद, हम्म। तो जो अगली अगली हेडिंग, उसके बाद जो अगली हेडिंग जो बॉडी स्टार्ट होगी वहां पर सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँ मैं? नहीं नहीं, उसमें बता दो वहां पे। कि मतलब व्यावसायिक सक्षमता अगर दे, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति के पास व्यावसायिक सक्षमता है परंतु अगर नैतिक नहीं है, हम्म। तो वो जो है समाज के लिए हानिकारक है, कैसे, फिर एग्जाम्पल दे दो। वही फिर अगर कोई व्यक्ति जी नैतिक है सर। पर व्यवसाय सक्षमता नहीं है, तो उसके साथ ऐसा होता है, फिर व्यवसाय सक्षमता भी है और नैतिक भी है, तो उसके ये फायदे हैं। ये चीज़ याद है, फिर एग्जाम्पल, ये जी तीनों सर। एग्जाम्पल लगेंगे तभी आपको एक कंप्लीट आंसर होगा।
ये चीज़ याद रख लेना। जी सर। फिर आप कंक्लूजन दोगे, उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना कि फ्यूचरिस्टिक देना है, इसीलिए आप उसमें लिखोगे कंक्लूजन में कि ज़रूरी है चाहे प्रशासन हो चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पे विशेष संपर्क के साथ नैतिक होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट इनका यूज किया जाता है ताकि वो देश हित में कार्य कर सके, समाज के हित में कार्य कर सकें। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, जैसे सही लिखा आपने, स्वाभाविक बात है जब ये दोनों चीज़ रहेगी तो सुशासन, जन कल्याण, सतत विकास बढ़ेगा, ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, ये है प्राय यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें देखो, इसमें आपको बनाना गोला वाला, ठीक है, क्या राजनीति और नैतिकता ये वाला, तो एक एग्जांपल आप इसका दोगे जिसमें ओनली राजनीति है, नैतिकता बिल्कुल साथ में नहीं चल सकती। एक है ओनली वैल्यू सिस्टम है, अरे एक है दोनों जो साथ में चल सकते हैं, परंतु कब चलेंगे वो सारी चीज़ें, तो इसी पे आगे यही पूछ रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है। तो आपको मत देना है हाँ ये वाला, आप इस ओपिनियन के साथ जाओगे, हाँ राजनीति और नैतिकता साथ चल सकती है, जैसे गांधी जी का जो सिद्धांत था, समझ में आया, तो उस अकॉर्डिंग अपने उत्तर को उदाहरण से देखो, यहाँ खुद बोल रहा है कि एग्जाम्पल दो। बस सब ऐसी बात है, देखो ना, कोई भी राजनीतिक लीडर है अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगा, नैतिकता का मतलब क्या है कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए जनता के प्रति, अगर वो नहीं होगा तो सब ऐसी बात है उसकी जो है उसका कार्यकाल या मान के चलो कि दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि राजनीति के साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान के चलो वो कानूनों का निर्माण करते हैं, अगर वो कानून का निर्माण करने वाले अपराधी है, अगर वो नैतिक नहीं है तो बस सब ऐसी बात, तो कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। यही तो दिक्कत होती है। अभी जितने भी कानून बनते हैं, कानून का ब्रीच कौन करते हैं, यही लोग तो करते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आपको इसमें ये ऐसा डायग्राम बना के चीज़ें करना है, जिसमें आपको तीनों एग्जाम्पल देना है, और कैसे क्या होता है वो एग्जाम्पल बिना नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। आपने जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया नेल्सन मंडेला का, गांधी जी का भी दे सकते हैं, अन्ना हजारे का दिया है, सही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होगा। ये अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये चीज़ याद रखना। देखो इथिक्स में मैं फिर बता रहा हूँ, और ये एक और चीज़ याद रखना, इथिक्स में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो सिलेबस है ना उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लो, उसको मतलब उनकी डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो उसके अकॉर्डिंग, जैसे वैल्यू सिस्टम का एग्जाम्पल, मॉरलिटी का एग्जाम्पल हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों, ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल हो गया, कोई बड़े बड़े मान के चलो जैसे RTI है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है। सिटीजन चार्टर हो गया अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इस तरीके से मतलब एक बार ये याद रखना, देखो 250 नंबर का है, मेरा माना देखो 250, ये 250 दोनों ऐसे, और ये ऐसे नंबर है जो आप ओनली 10 दिन तैयारी करके आराम से इसमें से कम भी मेरा मानना है कि आप 250 नंबर ला सकते हैं इन 500 नंबर में से। ये इतनी इजी पेपर है। देखो दूसरी बात, इथिक्स में जो एग्जाम्पल जो आप करोगे ना कलेक्ट, वही आपके ऐसे में भी काम आ जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, फिलोसफिकल ऐसे में बहुत फ़ायदा मिलता है जब आप इस तरीके के एग्जाम्पल दोगे तो, ठीक है। तो उदाहरण आप इस तरीके से दे सकते हो, पर जितना ज़्यादा क्लियर करोगे ना, क्लियर करके लिखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है इथिक्स में। ये चीज़ याद रखना। सर ये जो जिस तरह ये मैंने लिखा है प्रेजेंटेशन है, इसका फॉर्मेट से ये ठीक रहेगा? अगर पॉइंट जैसे मैंने अगर देखो जैसे मान के चलो कि वहाँ पे अगर ऐसे पूछ लेता है भाई जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसके फायदे क्या है, तो वहाँ पे ऐसे बनाओ, आराम से फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, जहाँ क्लियर दिख रहा है। हाँ सर वो तो समझ गया। जैसे ये मैंने ये तीर का निशान बना के लिखा, तो इस तरह अगर वहाँ प्रेजेंट कर दूं तो ठीक रहेगा? हाँ अच्छा रहता है, बस हाँ, जरूर, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सर इसके जैसे अगर जीएस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे उस दिन भी आपने बोला था कि थोड़ा छोटा लिखना है पॉइंट टू पॉइंट में। हाँ लिख सकते हो, बस ये याद रखना ऐसे में मत करना ये चीज, और सब जगह चल जाएगा। हाँ ऐसे का तो मैंने ऐसे का सर कॉपियां देखी है मैंने टॉपर्स की, और पर मेरे को खुद को कुछ जैसे लिखने बैठता तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखूं मैं सर उसका। कोई नहीं, उसका सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले तुम है ना कोई इजी टॉपिक पे लिखो, जैसे भाई मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, या दीपावली पे, या आप कहीं पे घूमने गए हो, ओनली अभी है ना इस तरीके से लिखना सीखो। एक दो मेरे से ऐसे लिख के चेक करवाओ आप, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा धीरे धीरे उसमें डायमेंशन देना मैं दिखाऊंगा कि हाँ इसमें ये एंगल से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से या आप यही लिख लो कि मैं IAS बनता तो क्या करूँगा, मतलब समझ रहे हो ना। पहले थोड़ा अपने इमेजेस जो आपकी कल्पनात्मक क्षमता है ना उसको थोड़ा बढ़ाओ। जो ये बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि सर हम लिखे क्या,
तो इसीलिए सबसे पहले होते हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरना। तो आप पहले स्वतंत्र होकर लिखिए, ये मत सोचो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और आप अपने बारे में लिखिए। IAS बन जाओगे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या क्या करता। तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना सीखो, फिर इससे क्या होगा कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। फिर दूसरा काम आता है उसको डिवीजन करना सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान के चलो आप IAS बनोगे तो भैया सामाजिक क्षेत्र में क्या करोगे, राजनीतिक क्षेत्र में आपका क्या योगदान हो सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में आपका क्या योगदान, बस फिर धीरे धीरे डायमेंशन देना सीखना है। जिस दिन ये काम सीख गए उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर जो भी टॉपिक लोगे उसको इसी तरीके से डायमेंशन में ऐड कर देना। तो पहले अभी लिखना सीखिए, वो उसके बाद में हो जाएगा, उसको टेंशन मत लो। ठीक है सर। एक फ्री के लिए थोड़ा सा बता दो कि मैं सर अब NCERT तो पढ़ ही रहा हूँ, तो देखो फ्री का मैं बताता इंडिया ईयर बुक भी है, तो इंडिया ईयर बुक भी साथ में स्टार्ट करूँ कि पहले? हाँ, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, सब्जेक्ट वाइज जैसे उसमें है ना डिवाइड कर लेना। जैसे कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर है, कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, कुछ साइंस टेक है, तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना। जो सब्जेक्ट अभी NCERT आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ करते चलना। जी सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और सर एक ये बताओ मेरे को सर, जैसे ये जो अब मैंने मॉडल आंसर बनाए थे, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के थे, इनका कोई आगे वो वन शॉट बनाना पड़ेगा क्या, कि यही इन्हीं में थोड़ा करेक्शन करने के साथ काम चल जाएगा? नहीं, जो बना लियो ना इन्हीं पे ही वैल्यू एडिशन करना है, अलग से मत बनाओ बार बार। अब समझ में आया सर? मतलब जो मॉडल आंसर लिख लिए उन्हीं पे वैल्यू एडिशन, हाँ इसी पे करना है। करंट अफेयर के ऐड करने, आज जो मैं भी दूंगा आपको आंसर, तो उसमें अगर कोई अलग से पॉइंट मिले तो उसमें ऐड कर लेना। और आप बार बार मत बनाओ, उसी पे कर लेना। समझ में आया? एक बार मेहनत होती है, बार बार नहीं। ठीक है सर, बस ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, CCET को साथ में लेके चलो। CCET में कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, CCET में काम क्या करना है ना, आपको एक चीज़ याद रखना, जैसे टॉपिक वाइज करो और उसमें मेथड सीखो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस वाला ही है, ठीक है, तो उसमें क्या करो, UPSC क्वेश्चन है ना 2011 से लेकर 2025 तक, उसको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं अभी सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो वो मैं भेजूंगा। तो उसमें क्या करना, आपको पहले मेथड सीख लेना है। और वो देखना UPSC में 2 या 3 प्रकार के मेथड ही आते हैं। ठीक है, तो उनको क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना। उसके बाद में जैसे भाई नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आ रहा है, तो उनका ना पैटर्न डिवाइड करो, क्योंकि UPSC ना पैटर्न जो रहता है वो सेम ही रहता है क्वेश्चनों का। तो ये चीज़ याद रखना, सेम अप्रोच से UPSC क्वेश्चन पूछता है। कम से कम ये मानिए चलो 35-40 क्वेश्चन तो आपको उसी अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जब पैसेज करोगे तब पैसेज में भी आपको ऐसे ही करना है। उसमें सब्जेक्ट वाइज करो, जैसे इकोनॉमी के सारे इकोनॉमी के 2011 से लेकर 2025 तक पैसेज करो, फिर फिलोसफी के करो। अगर सब्जेक्ट में डिवाइड करके आपने कर लिया ना, तो आप एक अप्रोच समझ जाओगे कि वो किस तरीके से आंसर ड्राइव कर रहा है। ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ा साथ में बैठ के काम करते रहो। मतलब ये डेली, अभी CCET मेरा माना डेली 1-2 घंटे दिया करो अपना, 1 घंटा तो दो जरूर। ये चीज़ याद रख। और ऑप्शनल का टेस्ट ज्वाइन किया तुमने? सर ऑप्शनल का एक कोचिंग का देखा है, वो तो जो आपने फोरम का बोला था वो तो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। अच्छा, एक कोचिंग सर मेरे को तो फिर मेरे को मिली है सर, वो वही 1000 रुपये महीने के हिसाब से, वो फ्री जो अपने क्वेश्चन है, जैसे PYQ मैं लिख के दे दूंगा, वो चेक करके मुझे बस यही तो चाहिए, बस यही है, यही चाहिए। बस अपना थोड़ा उसमें ऐसे कि थोड़ा मार्क बता दे भाई कहाँ से कैसे सही करना, क्या है, क्या एग्जाम्पल है, जो भी है, बस इतना वैल्यू एडिशन। जी सर। फिर बाद में टेस्ट दे लेना, वो हो जाएगा। ठीक है। अरे एक चीज़ याद रखो, अभी से ही PT का जो है सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी मान के चलो, जैसे अभी जैसे तुमने जो सब्जेक्ट जैसे इंटरनल सिक्योरिटी निपटाई लिया है, इंडियन सोसाइटी निपटाई लिया है, अब जैसे मान के चलो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में PD के अकॉर्डिंग पढ़ लो। फिर उसके बाद में जो जितने भी टेस्ट सीरीज है वो लगा लो, या PYQ लगा लो। ठीक है, मैंने जो PT वाले ग्रुप में भेजा है उसमें सारे PYQ हर PCS एग्जाम के सबके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे एक तो NCERT है, एक सर एक तो विपिन चंद्रा थी ना। देखो विपिन चंद्रा, अगर आपने देखो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा तो मैं बोलूँगा मत पढ़ना। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो फिर उसी को पढ़ना। पर मेरा माने विपिन चंद्रा ज़्यादा बेस्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन उठ के। तो मैं कभी भी स्पेक्ट्रम रिकमेंड नहीं करता। ठीक है सर, वो NCERT वाली ना विपिन चंद्रा जो उन्होंने लिखी थी। हाँ वो। जी सर, तो वो जरूर पढ़ो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और
मिडेवल के लिए सर वो दूसरी कौन सी थी? सतीश चंद्रा। हाँ जी सर, वो दोनों तो वो दोनों से हो जाएगा उसका। हाँ, सतीश चंद्रा ले लो, और एंशिएंट के लिए रामचंद्र शर्मा। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, इसके अलावा और कुछ भी मत पढ़ना। और जो अभी जो नई एनसीईआरटी आ रही है 6th-7th की आई चुकी है, वो पढ़ लेना बाद में, परंतु ये सबसे मेन प्रायोरिटी है अपने। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि मैं देखो पिछले 2-3 सालों पेपर का मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ, तो ये मैंने देखा है एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। तो फालतू में टेंशन लो ही मत, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे अपना हिस्ट्री हो, पॉलिटी के लिए अपना एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, आपकी बारी भी आए हैं, हर साल आते हैं 4-5 क्वेश्चन। और उसके अलावा जो अपना इकोनॉमी सर्वे होता है, और ये अपना जो इंडिया ईयर बुक है, बस इसके अलावा कहीं से नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर करंट अफेयर के लिए काम जो करना है, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ पीआईबी, बस। इसके अलावा कोई भी ये जो है डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, साइंस रिपोर्टर, ठीक है, योजना और कुरुक्षेत्र, बस। इनके अलावा कोई ज़रूरत नहीं फिर करंट अफेयर की, बाहर से विजन कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कर लेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये पीटी प्लस मेंस दोनों में काम आएंगे। अभी जैसे कल से 22 तारीख से मेंस हो रहा ना, तो जैसे पेपर आएगा ना, तो मैं उसका एनालिसिस करके बताऊंगा आप लोगों को कहाँ से आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन मत लो। जैसे मैंने पिछले साल भी बताया था, डायरेक्ट जो है मेंस के पेपर योजना कुरुक्षेत्र से डायरेक्ट पूछा है, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, बाहर नहीं जाएगा इन चीज़ों, ना पीटी हो चाहे मेंस हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो उसी अकॉर्डिंग काम करो, ज़्यादा कोचिंग को पीछे मत भागो, जो ओरिजिनल सोर्स है ना वो पढ़ो। उससे देखो, जैसे मान चलो आप योजना पढ़ते हो, योजना पढ़ने से क्या फ़ायदा तुम्हें पता है, ऐसे लिखना सीख जाओगे, ठीक है। जीएस के आंसर लिख लोगे तो, और इथिक्स के लिए आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि ओरिजिनल सोर्स पढ़ने से आपके मल्टी डायमेंशनल फ़ायदे होते हैं, परंतु जब आप ये मैगजीन पढ़ते हो ना किसी कोचिंग का, विजन का विजन, उससे फ़ायदा नहीं होता, वो फैक्चुअल होती है चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, वहाँ आपका ना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पर ये याद रखना, जैसे योजना पढ़ोगे, डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब बहुत सारी अवेयरनेस आएंगे, और वो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होता है आपका। तो इन चीज़ों में अंतर है। न्यूज़पेपर मेरा ये मानना है कि देखो, अगर डेली पढ़ सकते हो आप, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, ठीक है, वो इजी होता है उसका लैंग्वेज, ठीक है। अगर मान के चलो कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। जैसे ओनली आईएएस है, ओनली आईएएस का एडिटोरियल एनालिसिस सुन लिया करो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो आप, उनका एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हो, प्लस ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़, मैं ये दोनों सुनता हूँ, और इधर दैनिक जागरण पढ़ लेता हूँ, बस। ये कर लो, एक भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब बाहर नहीं जाएगा। मैं बहुत सालों से यही करता आ रहा हूँ, मैंने देखा नहीं जाता बाहर, ये चीज़ याद रखना। ओनली आईएएस कर लो, ऑल इंडिया रेडियो में देखो, उसमें 2-3 चीज़ें आती है, चर्चा के विषय आता है, वीकली डिस्कशन आता है, मेंस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओनली आईएएस कर लो, ऑल इंडिया रेडियो, दैनिक जागरण थोड़ा बहुत देख लो अपडेट के लिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, और इधर ऑल इंडिया रेडियो की इवनिंग न्यूज़ आती है 15 मिनट की, वो सुन लो, बस। ये थोड़ा उससे है ना एक ब्रीफ मिल जाता है पूरे दिन भर में क्या चल रहा है, और उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही होता है। तो मेरा मानना है कि ये कर लो, तो ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा भागने टेंशन लेना ही नहीं है। पर मेरा मानना है कि वो अवेयरनेस ज़रूर रहे, करंट अफेयर की अवेयरनेस रहना आपके मेंस में भी बहुत काम करता है, पीटी में भी काम करता है, पर अवेयर ज़रूर रहो कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। अब ये जो देखो डिप्लोमेसी चेंज हो गई है, पहले अपन अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा थे, जैसे अमेरिका से लगा कि हो गए तो अपन चाइना के अकॉर्डिंग हो गए। तो ये पता होना चाहिए, देखो कैसे जो आईआर है वो कैसे चेंज होता है। अब देखो कैसे मोदी विजिट कर रहे हैं, ये मतलब ये चीज़ें डिप्लोमेसी है। तो इससे क्या ना, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना, पता लगे रहेगा। अभी जैसे मान के चलो कि भाई जैसे सोसाइटी में देखो कैसे कैसे जैसे मर्डर्स आजकल हो रहे हैं, अब तो ये सोसाइटी के जो चेंजेस को शो करता है कि भाई सोसाइटी कैसे बदल रही है। तो यूपीएससी ने जैसे 2022 से 23 में पूछ लिया था कि बच्चों का मोबाइल का बढ़ता हुआ प्रयोग, तो ऐसी चीज़ें अब वही हो रहा है, सोशल मीडिया की नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, जो ऑब्जर्व करोगे तब पता लगेगा। तो यूपीएससी वहीं से तो क्वेश्चन ड्राइव करती है। अब जैसे है ना, मुझे पता है कि देखना स्पोर्ट बिल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस है आपकी बारे। दूसरी बात, अपन ओलंपिक को भी लेके है 2036 में ओलंपिक का, उससे रिलेटेड ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे मतलब आपको पता लग जाएगा, अगर आप डेली अपडेट रहोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप क्या पीटी में देख लेना, अगले साल उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, इसकी मान के चलो कि पहले हट जाता है, क्या प्रोसेस है। तो ये चीज़ें याद रखो। मतलब अभी जैसे है ना, और अभी जो बिल है, अभी आए हैं जो बिल, ठीक है, अभी बहुत सारे बिल आए हैं, इनका जरूर अपडेट रखो। तो ये अपडेट कहाँ से मिल जाएगी आपको? पीआईबी और पीआरएस से मिल जाती है, वहाँ से डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो जी सर, वहाँ से डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जी
तो पढ़ो, और कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ बोलो सर। एथिक्स के लिए कोई बुक तो नहीं लेने की जरूरत, जैसे नॉर्मल सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वगैरह याद करने के लिए? जैसे अगर मेरा माना कि थोड़ा कुछ है? सब्जेक्ट की समझ बढ़ाने के लिए लेक्सिकॉन, जैसे मैंने तो सारी इस मार्केट में सारी बुक पढ़ी है, तो लेक्सिकॉन ले सकते हो, मतलब एक बार पढ़ने के लिए डिटेल में, थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए, सिलेबस की समझ के लिए। जी सर। मतलब मेरा मानना थोड़ा पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए एक टाइम की वजह से। कोचिंग के नोट्स तो तुम पढ़ ही चुके, तो एक बुक पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब क्लियरिटी आ जाती है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने डी के बालाजी भी पढ़ी है, ठीक है, सुब्बा राव भी पढ़ी है मैंने, और ये जो लेक्सिकॉन भी पढ़ी है। तो मतलब ये कि पढ़ने से है ना थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगी, तो फिर वो सब्जेक्ट के आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी तो क्या है कि आप रटते हो, वो सारी चीज़ें लिखते हो, तो वो समझ बढ़ाना जरूरी है। उससे क्या होगा ना, आप केस स्टडी आराम से सोल्व कर पाओगे फिर। तो बुक पढ़ना चाहिए, मेरा मानना पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, याद रखना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। सीसीएट जरूर डेली पढ़ते रहो, सीसीएट डेली पढ़ोगे तभी निकलेगा, ये चीज़ याद रख लेना। जी सर। आज मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। जो भी सेशन होगा ना, कल से मैं कुछ सेशन लूँगा तो उसके रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो मैं नोट्स वोट्स दूंगा वो सब मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन आना तो ठीक है, आ जाना। जी सर। तो उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। जी सर। चलो, और कोई भी दिक्कत हो तो फिर और लिखो, एथिक्स में और लिख के चेक करवाओ, ठीक है। तो पैटर्न जो मैं समझाए दिया उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। वो चीज़ याद रखना बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर। और वो सैटरडे संडे को मैं बता दूंगा जब भी, या मंडे जो भी है, तो वो जो कॉपियाँ है ना अभी उनको भी चेक करेंगे अपन, ठीक है। जी सर। ठीक है, जैसे भी लगे। चलो ठीक है सर। ठीक ठीक।